क्वेश्चन है बेटा आपका 2 वोल्ट मीटर हैव द सेम रेंज 0 to 400 वोल्ट. द इंटरनल इम्पिडेंसेस आर 32 किलो ओम एंड 18 किलो ओम रेस्पेक्टिवली. इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 500 वोल्ट बी अप्लाइड अक्रॉस देम, व्हाट विल बी देयर रीडिंग्स. रिपीट कर रहा हूं, 2 वोल्ट मीटर्स हैव द सेम रेंज 0 to 400 वोल्ट. The internal impedances are 32 kilo ohm and 18 kilo ohm respectively. If they are connected in series and 500 volt be applied across them, what will be their readings? ठीक है, तो बढ़िया सवाल है. देखिए सबसे पहले यहां पे देखते हैं आपको डेटा में क्या क्या गिवन है. तो यहां पे गिवन डेटा देखते हैं. यहां पे गिवन डेटा आपको क्या है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, सही, उसे हम मान ले रहे हैं चलिए V1, सही है. और V1 मतलब V1 है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर V1, तो वो आपका क्या है, उसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं Z1 से. तो Z1 आपका क्या दे रखा है, 32 किलो ओम, सही है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर V1 is Z1 equal to 32 किलो, सही है. सेम इसे रेजिस्टेंस बोल रहे, या फिर यहाँ पे आपको सवाल में इम्पिडेंस दे रखा है तो इसे इम्पिडेंस कर लीजिए, इंटरनल इम्पिडेंस. सही. सेम इसी तरीके से एक दूसरा आपका वोल्ट मीटर है, तो इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ वोल्ट मीटर V2 इज, उसे हम बोल दे रहे हैं Z2, ठीक है. वो आपको कितना दे रखा है, 18 किलो ओम. इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ वोल्ट मीटर V2 इस Z2, वो आपका क्या है, 18 किलो ओम. ये 32 किलो ओम है, ये आपका 18 किलो ओम आपको गिवन है, सही. तो टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, सिंपल है, Z1 प्लस Z2. ये टोटल इंपिडेंस ऑफ सर्किट Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यानी Z की वैल्यू क्या आएगी, 32 प्लस 18 यानी 32 42 50 किलो, सही. ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल इंपिडेंस हो गया, सही है. अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है सीरीज में कनेक्ट करना है एंड 500 वोल्ट भी अप्लाइड रखो. रीडिंग्स आपको फाइंड आउट करनी है, सही, जब ये आपके सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो चलिए ये सवाल देखते हैं. तो देखिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं. सर्किट डायग्राम कैसे बनना है आपको, ये क्या बोल रहे हैं कि आपके दो इंपिडेंसेस सीरीज में, तो ये मैंने दो इंपिडेंसेस बेटा सीरीज में बना लिए, ठीक है. इसमें एक मेरा हो जाएगा Z1 और एक हो जाएगा मेरा Z2. ये मान लेते हैं Z1 है और ये मेरा Z2 है, ठीक है. और यहाँ पे आपका 500 वोल्ट अप्लाई है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये 500 वोल्ट हो गया आपका, ठीक है. ये आपका 500 वोल्ट हो गया. अब यहाँ पर मेरे पहले वाला जो रजिस्टर इंपिडेंस है Z1, सही, उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल मान लिया VZ1 और सेकंड वाले के अक्रॉस मैंने मान लिया पोटेंशियल VZ2, ठीक है. जो सेकंड वाला मेरा इंपिडेंसेस है, सही है. तो अब देखते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 वो आपकी क्या होगी. देखिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, सही. वो मेरी ऑब्वियसली बात है, रीडिंग मेरी क्या होगी, VZ1 होगी, ठीक है. अब VZ1 क्या होगा, सिंपल 500, टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल है बेटा आपका 500 वोल्ट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इंपिडेंस Z1 इंटू Z2. और बेटा इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे Z1 से, ठीक है. तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पे सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, सिंपल 500 आपको पता ही है, ये तो 500 हो गया. Z1 प्लस सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, Z1 प्लस Z2 करोगे तो 32, या फिर सीधे चलो 32 प्लस 18 और Z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, Z1 कितना है आपका बेटा 32, ठीक है.
तो इसे चलिए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 32 18 कितना हो गया 50, 50 320, ये आपका क्या सॉल्व किया जाएगा, ये आपका 320 वोल्ट आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 निकाल लेते हैं कि वो कैसे निकलेगी। देखिए रीडिंग ऑफ जो आपकी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 आएगी वो आपकी क्या होगी VZ2, यानी जो आपका सेकंड इंपेडेंस है, दूसरा इंपेडेंस है, उसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल आएगा। अब देखिए अगर मैं इस इंपेडेंस की बात करता हूँ तो ये इंपेडेंस आपका क्या होगा 500 वोल्ट अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहे हैं सिंपल, 500 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2, इसे वैल्यू लिख लीजिए 500 डिवाइड बाय Z1 32 प्लस 18 इंटू Z2 कितना है 18, सही, यानी 500 32 प्लस 18 50 इंटू 18 10 180। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपल 180 वोल्ट आ जाएगा। तो सिंपल आपको रीडिंग निकालनी थी, व्हाट विल बी देयर रीडिंग्स। सही है, इस सवाल में आपको रीडिंग्स निकालनी थी, आपने सिंपल अपनी रीडिंग्स कैलकुलेट कर ली, यानी फिर दोनों वोल्ट मीटर की आपकी क्या क्या रीडिंग आएगी। और सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल आता है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लेकिन अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कहानी क्या बनेगी कि भाई आपको डायरेक्ट सर्किट बना के दे दिया जाएगा, आपको क्या होगा डायरेक्ट सर्किट बना के दे दिया जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखी होगी, मान लो यहाँ पे लिखा है 32, मान लो यहाँ पे Z2 लिखा है 18। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा कि VZ1 क्या होगा, VZ2 क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, आए हुआ आपके SSCG में, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है। सही है, तो और यहाँ देखो करंट डिवीजन रूल हो गया, ये है क्वेश्चन आपका मेजरमेंट का। सही है, लेकिन करंट डिवीजन रूल हो गया और जो वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया, ये आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर नेटवर्क में आता है। ठीक है, तो समझ लीजिए इन दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं गेट के एग्जाम की बात करता हूँ तो गेट के एग्जाम में वैसा हो गया है कि सिंपल सिंगल सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब क्या है कि मशीन में पावर सिस्टम डाल देंगे, सही है, या फिर थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड कर देंगे। तो वही अब आपका SSC JEE में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है कि बेसिक, वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह अप्लाई होता है। आप चाहे पावर सिस्टम पढ़ो, चाहे मशीन पढ़ो, जो कि KVL हो गया आपका बेटा, KCL हो गया आपका, या फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, ये तो आपके हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होने। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था और इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बेटा, ए 50 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम is to be used as a DC voltmeter of range 50 volt. Calculate the first option है multiplier resistance required and second option है voltage multiplying factor. Repeat कर रहा हूं क्वेश्चन, a 50 milliampere meter movement with an internal resistance of 1 kilo ohm is to be used as a DC voltmeter of range 50 volt. Calculate the first part है multiplier resistance required and second part है voltage multiplying factor. ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको डेटा क्या है, मतलब सॉरी डेटा आपको क्या गिवन है। सही, अगर मैं इसके डेटा की बात करता हूं सवाल के, तो यहां पे आपको क्या क्या डेटा गिवन है। सही है, तो यहां पे देखिए 50 मिली एम्पियर है, इसे माइक्रो एम्पियर कर ले रहे हैं, सॉरी 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसे 50 माइक्रो एम्पियर कर ले रहे हैं। तो फॉर ए 50 माइक्रो एम्पियर के लिए आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, फॉर ए 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब यहां पे देखिए 50 माइक्रो एम्पियर का मीटर है आपका, यहां पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है 1 किलो। सही है, फॉर 50 माइक्रो मीटर। सही, तो यहां पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा 1 किलो ओम। तो इसे हम अपने डेटा में लिख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी RN
यानी आर इन आपको क्या दे रखा है 1 किलो। सही है, आर इन की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलो। उसके अलावा अगर मैं करंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो करंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी 50 माइक्रो एम्पियर। करंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई 50 माइक्रो एम्पियर। ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये आपकी हो गई करंट। रिक्वायर वोल्टेज जो आपको मेजर करना है, रिक्वायर वोल्टेज टू बी मेजर्ड वी 50 वोल्ट, रिक्वायर वोल्टेज टू बी मेजर्ड ठीक है। तो ये आपको डेटा है। और फाइंड में क्या है, फाइंड में बेटा मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, सही, यानी आर एक्सटर्नल, ये आपको फाइंड आउट करना है, और वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा ही मैंने सॉरी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर की रेंज के एक्सटेंशन करने के लिए, मतलब वोल्ट मीटर की रेंज है आपको अगर उसे इंक्रीज करना है, सही, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। याद रखिएगा, अगर अमीटर के केस में आपको रेंज एक्सटेंशन करना होता है तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, शंट में। और जब भी वोल्ट मीटर में आपको बेटा रेंज एक्सटेंशन करना होता है तो बेटा आप कहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, आप लगाते हैं सीरीज में। और हमेशा याद रखिएगा सीरीज में आपकी करंट सेम होती है। सही, रिपीट कर रहा हूं, अमीटर होता है तो रेंज एक्सटेंशन करने के लिए जो आप रजिस्टर लगाते हो वो आप शंट में लगाते हो, शंट में यानी पैरेलल में, पैरेलल में या शंट में आपका वोल्टेज सेम होता है। वोल्ट मीटर में जो आपको रेंज एक्सटेंशन करनी होती है तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हो। सीरीज का मतलब सीरीज में बेटा आपका करंट सेम होती है। ठीक है, यानी देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये हो गया आपका आर इन। आर इन का मतलब क्या है, आर इंटरनल। अब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहां लगाओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे सीरीज में। तो ये हो गया आपका आर एक्सटर्नल, ये आपका आर इंटरनल हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहां देखिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल आपका वी क्या होगा, वी होगा 50 वोल्ट। सही, इस सवाल के अकॉर्डिंग सही है, वी आपका क्या हो गया, वी हो गया आपका 50 वोल्ट। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका V1 और ये हो गया आपका V2। सही है, V1 हो गया और ये आपका क्या हो गया V2। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व होना आपका सवाल। तो यहां देखिए, यहां पे आपका वोल्टेज अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट। अगर बेटा यहां पे मैं वोल्टेज अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो वो मेरा क्या होगा, सिंपल V1। ठीक है, क्योंकि आर इन है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो आपका होगा बेटा V1। ठीक है, तो यहां पे V1 हो गया। अब V1 मेरा क्या होगा, V1 सिंपल, यहां पे मैं अपनी करंट क्या एज्यूम कर ले रहा हूं कि I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये मेरी करंट फ्लो कर रही है I, और सेम करंट रहेगी जो कि सीरीज में है। तो V1 मेरा क्या हो जाएगा, V1 मेरा हो जाएगा I इंटू आर इन। और आर इन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही है, या फिर 50 माइक्रो एम्पियर मीटर का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहां पे देखिए आई की वैल्यू क्या है 50 माइक्रो एम्पियर, यानी ये क्या हो जाएगी 50 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6। आर इंटरनल की बात करें बेटा तो आर इंटरनल क्या दे रखा है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो आपको दे रखा है 1 किलो ओम, यानी ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू 10 टू की पावर 3, यानी बेटा ये 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 3, यानी जो आएगा 10 की पावर माइनस 3, यानी ये आपको सॉल्व होकर क्या आएगा 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपने क्या वैल्यू निकाल ली, यहां पे आपने निकाल ली है वोल्टेज V1 की। सही है, तो वोल्टेज ऑफ डीसी वोल्टमीटर की बात करूंगा। अब अगर डीसी वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टेज ऑफ डीसी वोल्टमीटर क्या होगा 50 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको वहां पे दे रखा है कि 1 किलो टू बी यूज्ड एज अ डीसी वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट। तो वोल्टेज ऑफ डीसी वोल्टमीटर क्या है, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, वैसे एक तरीके से वोल्टेज ऑफ डीसी
वोल्ट मीटर 50 वोल्ट, सही। वोल्टेज ऑफ डीसी वोल्ट मीटर क्या है आपका 50 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं केवल अप्लाई करता हूँ, केवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, V बराबर, अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूंगा, ये मेरा V होगा, ठीक है, टोटल वोल्टेज की बात करूंगा तो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, है ना। तो देखिए बाय यूजिंग KVL, बाय यूजिंग KVL, V इक्वल टू V1 प्लस 2, यानी V इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा V1 प्लस 2, यानी V की जगह मैं क्या रख सकता हूं, V की जगह मैं रख सकता हूं 50। V1 मेरा क्या है, V1 है मेरा 0.05 प्लस V2, यानी यहां से V2 मेरा क्या निकल के आएगा, V2 निकल के आएगा 50 माइनस का 0.05, तो 50 में से बेटा 0.05 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 49.95 वोल्ट, 49.95 वोल्ट, सही है। ये मेरा V2 की वैल्यू हो जाएगी 49.95 वोल्ट, सही है। अब करंट मेरा आर एक्सटर्नल की अगर बात करूं, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, इसके थ्रू भी करंट मेरा फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके थ्रू भी मेरा करंट आई ही फ्लो होगा, सही है। क्योंकि ये फ्लो क्या ही होगा, क्योंकि बेटा आर एक्सटर्नल आपका सीरीज में कनेक्ट है, सही है, तो सेम करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं आर एक्सटर्नल की बात करूं तो आर एक्सटर्नल मेरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, आर एक्सटर्नल होगा मेरा V2 डिवाइड बाय आई। V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है बेटा आपकी 49.95 डिवाइड बाय आई। करंट मेरी यहां बेटा कितनी है, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट मुझे दे रखी है 50 माइक्रो एम्पियर, तो करंट की जगह क्या रख दूंगा 50 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6। तो ये देखते हैं सॉल्व होके क्या आएगा, 49.95 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 इक्वल टू 999 किलो ओम। ये आपको सॉल्व होके आ जाएगा 999 किलो ओम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके आ गया मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, कि आपको कितना मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, सीधे एक ही लाइन में हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या होगा, देखिए वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूंगा तो क्या होगा आपका 50, तो आपका जो 50 वोल्ट टोटल वोल्टेज कितना था आपका, टोटल वोल्टेज था आपका 50, तो 50 डिवाइड बाय 0.05, सही है। तो अगर ये दशमलव हटाएंगे तो आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाया दशमलव 1 2 2 5 एकम 5 103, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 1000। वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका सॉल्व होके क्या आएगा 1000, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब बेटा ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सही है, ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी में आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ये पार्ट नहीं दिया होता, सिंपल आपसे सिर्फ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड पूछ लिया गया होता कि भाई मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या है। आपको सिंपली क्या है, आपको सिंपल डायरेक्टली आपको सर्किट दे दें, समझिए बात को, आपको एग्जाम में डायरेक्टली सर्किट दे दिया कि भाई आर इंटरनल है, आर एक्सटर्नल है, V1 है, V2 है। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि भाई ये अमीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए यूज हो रहा है या वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया है जब अमीटर की रेंज एक्सटेंशन करनी है तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, शंट में लगता है। जब मेरा शंट में लगता है तो मतलब क्या है, मेरा वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बेटा ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, तो बेटा वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका सीरीज में रखता है और सीरीज में आपकी करंट सेम होती है। तो सिंपली क्या है कि आपको माना ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी है, ये वैल्यू दे दी है, ये वैल्यू दे दी है, ये वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं,
सही है, तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी आपका मेरे ख्याल से मेजरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से आप चाहो तो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, लेकिन जैसे कई बच्चे के कमेंट्स थे कि सर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करिए, तो लेवल तो बेटा हमारा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस का। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है ये ठीक लेवल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग चलेगा। जैसे मैं आपसे बोलता नहीं हूँ कि कुछ क्वेश्चन बेटा एग्जाम में अगर आपके 200 क्वेश्चन आ रहे हो, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 2.5-3 मिनट के होंगे, सिर्फ बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है ना, चाहे वो 2.5 मिनट का हो, चाहे वो आपका 10 सेकंड का हो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को इतने तो कर लिए, अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं प्योर ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, आज लेक्चर के आखिरी क्वेश्चंस हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ मैंने। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट के क्वेश्चन है, आज मेजरमेंट के ज्यादा क्वेश्चन हुए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिलो 10? ए ऑप्शन है बेटा एंडरसन ब्रिज, बी है आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, सी है आपका हेज ब्रिज, डी है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिलो 10? ए है आपका एंडरसन ब्रिज, बी है आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, सी है आपका हेज ब्रिज और डी है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। सही है, तो यहां पे आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एंडरसन ब्रिज। क्वालिटी फैक्टर जो बिलो 10 होता है वो कौन सा ब्रिज उसमें ज्यादा यूजफुल होता है मेजर करने के लिए? एंडरसन ब्रिज। तो देखो इसका मैंने आपको एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में चार्ट भी बनवा रखा है एक प्रॉपर। सही, उस चार्ट में मैंने हर ब्रिज की कहानी लिखाई है, लेकिन चलिए यहाँ पे 4 ब्रिज लिखे थे, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। देखिए सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, अगर बेटा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की बात करते हैं, सही है, तो ये आपका क्या इंडक्टेंस ये क्या मेजर करता है? ये आपका मेजर करता है इंडक्टेंस। सही, मेजर ओनली इंडक्टेंस बट नॉट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को मेजर नहीं कर क्वालिटी फैक्टर को मेजर नहीं करता है। ठीक है, इट मेजर्स ओनली इंडक्टेंस नॉट क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट आप अपने नोट्स में प्रॉपर मेंटेन करिएगा। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, उसके अलावा आपको कौन सा ब्रिज था? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, इसकी बात कर लेते हैं। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अगर बेटा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की बात करते हैं, सही है, तो ये आपका इंडक्टेंस को तो मेजर करता ही है और साथ में क्वालिटी फैक्टर जो बिलो आपका 10 होता है उसे भी मेजर करता है। सही है, मेजर इंडक्टेंस एंड आल्सो क्वालिटी फैक्टर बिलो 10। ठीक है, तो ये आपका यहां भी यूज होता है। सही है, उसके अलावा आपका कौन सा ब्रिज था? हेज ब्रिज। हेज ब्रिज की बात कर लेते हैं। अगर बेटा हेज ब्रिज की बात करते हैं तो हेज ब्रिज में क्या करता है? ये आपका मेजर इंडक्टेंस को तो मेजर करता ही है, लेकिन साथ में क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, लेकिन अबाउट 10, 10 से ज्यादा अगर आपका है। मेजर इंडक्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर अबाउट 10, अबाउट 10 से ज्यादा क्वालिटी फैक्टर है उसे भी आपका मेजर करता है। सेम अगर मैं एंडरसन ब्रिज की बात करूं,
सारे पॉइंट आपको बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, ये भी आपका इंडक्टेंस को मेजर करता है, क्वालिटी फैक्टर इन ए वाइड रेंज। सही है, मेजर इंडक्टेंस एंड वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी फैक्टर। सही है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आते हैं। तो मैं देखो सारे पॉइंट इससे लिखाता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिखा करो, क्योंकि अगर इन आप नोट्स में प्रॉपर लिखोगे तो ये आपके कराया मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई मैंने लिखा है क्वालिटी फैक्टर बिलो 10 मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और आपका भी जो मैंने सवाल कराया था उसमें भी जो आपका क्वालिटी फैक्टर था वो आपका बिलो 10 ही था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रखा था मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। वहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे थे, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था मैक्सवेल ब्रिज। सही है, उसके अलावा दे रखा था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, और आपको क्या दे रखा था, हे ब्रिज, और क्या दे रखा था, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो एंडरसन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जो इंडक्टेंस को तो मेजर करता ही है और वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स बेटा अपने आप कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखिए और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए। इन पॉइंट्स में कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मेजरमेंट से खत्म हो रहा है। वैन ब्रिज इज यूजफुल फॉर मेजरिंग। सही, वैन ब्रिज इज यूजफुल फॉर मेजरिंग। ए है आपका ऑप्शन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बी है आपका ऑप्शन लो फ्रिक्वेंसी, मैंने शॉर्ट में लिखा है FREQUENCY फ्रिक्वेंसी। सी ऑप्शन है मीडियम फ्रिक्वेंसी, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, और डी ऑप्शन है हाई फ्रिक्वेंसी। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, वैन ब्रिज इज यूजफुल फॉर मेजरिंग। ए ऑप्शन है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बी ऑप्शन है लो फ्रिक्वेंसी, सी ऑप्शन है मीडियम फ्रिक्वेंसी और डी ऑप्शन है आपका हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, हाई फ्रिक्वेंसी। सही है, तो देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब वैसे ये वेन ब्रिज ये सब चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बता भी चुका हूँ। सही है, और बेसिकली आपका वेन ब्रिज किस लिए सुटेबल होता है, ये तो हाई फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करता है। कहाँ रेंज क्या रहती है, 100 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज। सही, मैं लिख दे रहा हूँ, इसे नोट्स में लिखिएगा। वेन ब्रिज इज सुटेबल for the measurement of high frequency from, मैंने आपको क्या रेंज बताई वेन ब्रिज की, जो वेन ब्रिज की आपकी रेंज रहती है 100 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज। फ्रॉम 100 हर्ट्ज, दरअसल ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। सही है, तो ये पॉइंट अपने नोट्स में प्रॉपर नोट करिएगा। उसके अलावा इसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो आपकी 0.1 से लेके 0.5% तक की रहती है। सही है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन accuracy of 0.1% to 0.5%। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर इतना काफ़ी था। चलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट कुछ बातें कर लेते हैं, जो पढ़ा तो बहुत दिया। देखिए इस लेक्चर में मैंने आपकी स्टार्टिंग किससे करी थी, स्टार्टिंग मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करी थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने के बाद शायद 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर मैं कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन पे आ गया। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में फिर से कई बार बोल ही चुका हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, ऐसा मत सोचो कि कन्वेंशनल क्वेश्चन सिर्फ कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए। देखो आपको अगर अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम भी निकालना है तब भी बेटा अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम है, अब तो शायद SSCG का पेपर हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो बिना कन्वेंशनल के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर आपका क्लियर नहीं होता है। समझ रहे हो, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन से क्या होता है कि सोचने समझने शक्ति बढ़ती है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन होता है, ऐसे हमारा प्रोसीजर है। तो चलिए ये पेपर तो है ही, अदरवाइज जो आपके आगे के ही पेपर है उसके लिए कन्वेंशनल पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये सेट है कि
मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बढ़ा लेता हूँ। बहुत बच्चों टेंडेंसी क्या है, बच्चों टेंडेंसी क्या है कि JB गुप्ता किताब हो गई, अब लगाए पड़े हैं भैया 15,000 क्वेश्चन, रटे पड़े हैं, रटी रहती है बच्चों को JB गुप्ता किताब। तो माइंड में सेट रखो बेटा, रटने से नहीं, 1 लाख में से एक बच्चा होगा जिसका काम बन जाए रटने से, वरना वो भी संभव नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रटने से काम बन जाएगा तो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ ब्रिज वाली कहानी चल रही है, सही है। तो ब्रिज से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पे आओगे तो सिर्फ ब्रिज से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, कम से कम बोल रहा हूँ, सही। तो वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि जो थ्योरी है उसे ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, और उसके जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, भाई हम तो आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज करा रहे हैं, जितने क्वेश्चन पे हमसे पॉसिबल होता है कि हम आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, उतने क्वेश्चन में हम बेटा आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर एडिशन। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रॉपर, माना ब्रिज ही है तो माना एंडरसन ब्रिज पढ़ा, तो उसके जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो अलग से लिखो। जैसे हे ब्रिज पढ़ा तो ठीक है, सर्किट डायग्राम हो गया, डेरिवेशन हो गया, सब चीज़ें हो गई, अच्छी बात है, लेकिन उनके पॉइंट्स अलग से लिखो। कोई भी टॉपिक है ना, उसके क्या क्या आउटकम्स मैक्सिमम निकल के आ सकते हैं, वो सारे नोट्स आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं। जब वो नोट्स आप बेटा प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आपको फिर एग्जाम निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ इस सीरीज़ में मैं काफ़ी कुछ पढ़ा ही रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से ये 89 या 90 नंबर का सेशन होगा, मुझे ध्यान नहीं है ऐसे, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि 200 से 220 से लेकर 250 तक लेक्चर बने, लेकिन देखते हैं कितने बनेंगे, सही। क्योंकि यहाँ मेरा जो मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं कम से कम जब 5-4 क्वेश्चन बोलें तो 5-4 क्वेश्चन कराऊँ, ये मेरा मोटिव है। लेकिन अब देखते हैं, सही है। क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन करते हो, वो तो कहने वाले मेरे 5-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, सही है, कहने वाली बात है। लेकिन मैं एक लेक्चर में कम से कम 40 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते होंगे, 40 या 50 भी रेडी हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हो। आपको किसी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सही है। कई बार क्या हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, शायद तो वो कभी कभी हो जाता है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन का सिलेक्शंस करता हूँ, इसमें आप समझ लीजिए, इसमें हमने SSC JEE के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन छान मारे हैं, प्लस UP PCL के सारा छान मारा है, UP RNBL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के सारे क्वेश्चन छान मारे हैं, CS छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब जितने भी आपके JEE के पेपर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के होते हैं, उन सबसे निचोड़ करके हमने क्वेश्चन निकाले। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब उठाई, सही ना, जैसे VK मैथ उठाई कराना स्टार्ट कर दिया, वो भी आगे करेंगे, सही। लेकिन अभी ये क्वेश्चंस आपके, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपके पास एक 5-6 क्वेश्चन का एक ऐसा क्वेश्चन बैंक रेडी हो कि अगर जो बच्चा वो करके जाए, वो बच्चा अगर कोई करके जा रहा है तो इसका मतलब उसे बेनिफिट मिले। बेनिफिट का मतलब क्या है कि अब जब एग्जाम, आप इतने कुछ जो मेरी सीरीज फॉलो करो, पूरी सीरीज देखो। मेरी पॉसिबल आपको बहुत टाइम लगता है, नो डाउट, PDF में आपको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि जितने क्वेश्चन से कराएं, इसी PDF बना के आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे, सही है। वो अभी तो हम नहीं करवा पा रहे हैं प्रोवाइड, उसकी भी कोशिश चल रही है, ठीक है। तो मतलब इतने क्वेश्चन रेडी हो जाए तो कम से कम आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। अल्टीमेट मोटिव यही है हमारा, अल्टीमेट मोटिव, कि भैया आपका कैसे ही करके बेटा एग्जाम निकले, ठीक है। तभी मुझे भी खुशी मिलेगी और शायद आपको भी तभी खुशी मिलेगी, क्योंकि ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाते रहो और उसका आउटकम निकल के ना आए, सही। तो हम तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन देखो बेटा, कैरियर आपका है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट रहते हैं, सही है। दरअसल आज मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेली तो हम पढ़ाते ही हैं। बहुत से बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनका कभी कोई एक एग्जाम नहीं निकलता, 2 एग्जाम नहीं निकलता। तो देखो, मैंने आपको यही चीज़ हमेशा बोली है, कई बार बोल चुका हूँ कि देखो, ये जो आपका एग्ज़ाम होते हैं, समझ लीजिए जस्ट लाइक ए क्रिकेट गेम। भाई आप बैटिंग करने गए, ठीक है, पहली बॉल किसी ने डाली, क्या होगा, पहली बॉल आपकी मिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, दूसरी बॉल मिस हो जाएगी, तीसरी बॉल मिस हो जाएगी, अरे यार चौथी बॉल में तो छक्का मार सकते हो, छठी बॉल में तो छक्का मार सकते हो, तीसरे ओवर में तो छक्का मार सकते हो। मतलब कहने का मतलब है बल्ला घुमाना है, पहली मिस हो सकती है, दूसरी मिस हो सकती है। वही आपका एग्जाम की कहानी है कि चलो भाई बेटा, आपका पहला एग्जाम नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं यार। होता क्या है, पहला एग्जाम नहीं निकलता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। अभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाने से क्या होता है, डिप्रेशन में जाने से फिर ये कहानी बनती है कि अगले 15 दिन तक डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, देवदास बने हुए हैं कि भाई एग्जाम नहीं निकला। अब वो 15 दिन तो बेटा आपने खराब कर दिया ना। सेकंड एग्जाम नहीं निकला, फिर 15 दिन के लिए डिप्रेशन में चले गए, कोई मतलब नहीं है। आपको, आपका काम है अपनी ईमानदारी से मेहनत करो और एग्जाम दो। होता है अच्छी बात, नहीं होता है तो अगले एग्जाम में, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। माइंड में हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, नेगेटिव माइंडसेट रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ये चीज़ याद रखिए। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होना है। चलिए खैर, तो कुल मिला के ये है कि सीरीज फॉलो करिए, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। और जो नए यूज़र, नए सब्सक्राइबर है, आखिरी में मुझसे भी 2 मिनट बात करनी होती है, 2-3 मिनट। देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से हमारा जो जेनिक एजुकेशन है, हमारा एक फुल वीडियो कोर्स भी है।
फुल वीडियो कोर्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है, मैकेनिकल का बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से हूँ मैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। इलेक्ट्रिकल में कहानी क्या है बेटा, कि लगभग अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ, लगभग 600 घंटे का वीडियो कोर्स है। अब कैसे है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, मैंने ही पढ़ाया है, 100 घंटे से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, सही है। तो 100 घंटे में कैसे पढ़ाया, पहले तो बेसिक पढ़ा दिया पूरा, सही है, ये मान के चला कि बच्चों को कुछ नहीं आता। उसके बाद पूरा ट्रांसफार्मर डिटेल में पढ़ा दिया, उसके बाद डीसी मशीन डिटेल में पढ़ा दिया, उसके बाद इंडक्शन मशीन डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन डिटेल में पढ़ा दिया, उसके बाद स्पेशल मशीन को डिटेल में पढ़ा दिया, सही है। अब जैसे ट्रांसफार्मर है तो माना हम ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में कहानी क्या है, ट्रांसफार्मर में बेटा कहानी ये है कि थ्योरी के साथ जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके SSC JEE जितने आएंगे वो सारे करा रखे हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी करा रखे हैं, प्लस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगभग 200 से 250, एक अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करा दिए, यानी अब ये टॉपिक पूरा तैयार हो गया। अब अगले टॉपिक पे बढ़े, तो इस तरीके से कराए। ऐसे पावर सिस्टम की बात कर ली जाती है, तो पावर सिस्टम में कहानी क्या है कि जैसे एलिमेंट 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, वही मैंने पढ़ा रखा है। जैसे एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो गया, उसमें क्या क्या, जैसे आपका कोरोना आ गया, अंडरग्राउंड केबल आ गया, उसके अलावा आपका ओवरहेड इंसुलेटर आ गया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आ गई, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आ गई, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ गई, फेरांटी इफेक्ट आ गया, स्किन इफेक्ट आ गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आ गया, सब डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके अलावा पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया, जैसे पर यूनिट सिस्टम हो गया, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है, जेई में एई में आता है। फॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ जेई वाले एग्जाम में आती है, एई वाले में थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। उसके अलावा पर यूनिट सिस्टम तो है ही आपका, सिंगल लाइन डायग्राम है ही, SLD, सही। उसके बाद स्विच गियर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें आपका रिलेज हो गया, सही, टाइप्स ऑफ रिलेज हो गया। उसके अलावा आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, किस वोल्टेज पे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, किस सर्किट ब्रेकर के क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज है, पूरा पढ़ा रखा है। प्लस आपका और पावर सिस्टम में सब पावर प्लांट हो गया। अब पावर प्लांट में क्या है, जैसे वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन, सही, या फिर आपका लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट फैक्टर, रिवर्स कैपेसिटी फैक्टर, सारे सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अलावा जैसे टाइप के आपके पावर प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ये 100 घंटे ज़्यादा पढ़ा रखा है। उसके बाद दो बेटा आपके ऐसे सब्जेक्ट हो जो आपको कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। अब कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, एक है बेटा आपका सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और दूसरा सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो सब्जेक्ट हमने डिटेल में पढ़ा रखे हैं। लगभग दोनों सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 50 घंटे मैंने ही पढ़ाया, 50 घंटे, ठीक है। ऐसी एक और सर उन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया है मेरे ख्याल से 60 घंटे से ज़्यादा का। ऐसी उन्हीं सर ने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रखा है 30 से 40 घंटे का। एक और सर है उन्होंने 30 से 35 घंटे, नहीं 50 घंटे का लगभग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रखा है। तो पूरा फुल पैकेज है, वो पेड कोर्स है। वो लेना चाहो तो सीधा आप हमारी जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओ, और वहाँ पे मेरे ख्याल से इस समय 50% का डिस्काउंट भी चल रहा होगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ कोई और दिक्कत आए तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। वो कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे 4 ऑफलाइन ऑफिसेस भी हैं। जैसे हमारे जो ऑफलाइन ऑफिसेस हैं, एक है हमारा छत्तीसगढ़ कोरबा में, दूसरा ऑफिस है बेटा हमारा छत्तीसगढ़ में दूसरी जगह पड़ती है बेटा भिलाई, वहाँ ऑफिस है। तीसरा ऑफिस हमारा पटना बिहार में है। चौथा ऑफिस हमारा प्रयागराज या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आप डायरेक्ट ऑफिस से जाके परचेस कर सकते हो, सही। अब वीडियो कोर्स के जैसे एडवांटेज क्या है, वीडियो कोर्स में आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई माना आप बस में ट्रैवल कर रहे हो। अब बेटा बस में ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल पे क्या करोगे, मोबाइल पे सिंपल गानी सुनोगे, पिक्चर देखोगे। तो बेटा अब वो उम्र नहीं रह गई, अब मेहनत करना है। अब आपका टाइम बेटा बहुत कीमती है, सही है। हमारा वीडियो कोर्स है, सिंपल मोबाइल पे प्ले करो, कान में ईयरफोन लगाओ और पढ़ते हुए चले जाओ, सही। चलो हमारा मत पढ़ो, किसी और का पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, मतलब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कुल मिला के। तो ये कोर्स के कुछ एडवांटेज, जैसे कोचिंग में पढ़ने जाते हो, आधा घंटा लगता है जाने में, आधा घंटा आने में लगता है, मान लेते हैं, सही है। उसके बाद सर ने एक बार पढ़ा दिया, वो रिवाइंड तो करेंगे नहीं। हमारे कोर्स में ये क्या है, वीडियो कोर्स में, कि भाई एक बार नई चीज़ समझ में आ रही है, रिवाइंड करो, दूसरी बार समझो, दूसरी बार नहीं आ रही, तीसरी बार समझो, तीसरी बार नहीं, चौथी बार। मतलब जी ये रात में 10-12 बजे पढ़ने मन कर रहा है, रात के 12 बजे बैठ के पढ़ो। अभी कोचिंग वाला तो रात के 12 बजे नहीं पढ़ाएगा। तो देखो हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, तो हम तो खैर अपने प्लस की बात कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, वो भी ले सकते हैं। और बात क्या है कि लास्ट बात की कहीं आपको कोई दिक्कत लगती है बेटा तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताइए, 101% मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि आपकी प्रॉब्लम कम से कम हो, मतलब आपकी प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम, सही, टेक्निकल प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सॉल्व कर सकें।
रिप्लाई मिलने में सब इतनी दिक्कत आ सकती है कि मे बी पॉसिबल तुरंत रिप्लाई ना हो, 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं, लेकिन रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो भी आप दीजिएगा, ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।